डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FY BA के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी कि BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के दूसरे खंड की इकाई 10 असली बात, जो नासिरा शर्मा द्वारा लिखी हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका यह सोचकर नहीं लिखती कि वह कहाँ की रहने वाली है या उनका धर्म क्या है। ऐसा सोचने की बजाय लेखिका ने लोगों के दर्द को बाहर लाने की कोशिश की है। अब बात करें इस कक्षा के उद्देश्य की, तो इस कक्षा में आप नासिरा शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को जान पाएंगे। असली बात के कथानक, कहानी कला, भाषा शैली आदि विशेषताओं से परिचित हो पाएंगे। कहानी के प्रमुख चरित्रों के बारे में जान सकेंगे। समाज में समानता, बंधुत्व की भावना और मानवतावादी विचारधारा को विकसित कर पाएंगे। सांप्रदायिक वैमनस्य को छोड़कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना, अन्नदान की शक्ति, वास्तविक परिस्थिति की समझ विकसित कर सकेंगे। अब बात करें कहानी की, तो हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में कई अलग अलग विषयों तथा समस्याओं को लेकर कहानियां लिखी जाती रही है। कुछ सांप्रदायिक समस्या, दंगे फसाद, ऐसे विभाजन आदि विषयों पर भी कहानी लिखी गई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जो एक तनावग्रस्त परिस्थिति का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती है और उपस्थित समस्या या परिस्थिति का समाधान कैसे किया जाता है, यह चित्र बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। असली बात कहानी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की चिंतनात्मक तथा विचार प्रधान कहानी है, जो हमारे वर्तमान समाज के प्रतिबिंब को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आज हमें समाज में व्याप्त इस प्रकार की कई छोटी मोटी समस्याओं पर भी विचार करना होगा, तभी हमारे देश, राष्ट्र, समाज और व्यक्ति की प्रगति होगी। अब हम लेखिका के जीवन परिचय प्राप्त करें तो नासिरा शर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था। आप हिंदी भाषा की प्रतिष्ठित लेखिका है। आपने ज्यादातर उपन्यास तथा कहानी पर अपनी कलम चलाई है। आपकी लेखनी के विषय वर्तमान समय की समस्याओं को छूते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी तथा पश्तो भाषा पर आधारित आपकी गहरी पकड़ है। आप ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों की विशेषज्ञ हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान व भारत के राजनीतिज्ञों तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किए हैं, जो बहुचर्चित हुए हैं। इनके साक्षात्कार में से समाज के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध बंदियों पर जर्मन और फ्रेंच दूरदर्शन के लिए बनी फिल्म में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करें उनके कृतित्व की, तो नासिरा जी ने अब तक 10 उपन्यास, 6 कहानी संकलन, 3 लेख संकलन, 7 पुस्तकों के फारसी से अनुवाद, सारिका पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखक लेखन अंक तथा क्षितिज पार के नाम से राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया है। 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली, ठाकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड, पारिजात, अजनबी जजीरा, कागज की नाव इनके प्रकाशित और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपन्यास के साथ साथ इन्होंने कहानी पर भी कलम चलाई है, जिनमें सामी, कागज, पत्थर गली, इब्ने मरियम, संगसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी,
इंसानी नस्ल, गूंगा आसमान, दूसरा ताजमहल, बूतकाना, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। नासिरा जी एक अच्छी अनुवादक भी रही है। शाहनामाए फिरदौसी, गुलिस्ताए सादी आदि उनकी अनुदित कृतियां हैं। इनके साथ साथ किताब के बहाने, औरत के लिए औरत, राष्ट्र और मुसलमान आदि इनके सुप्रसिद्ध लेख संग्रह है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, जो इनके द्वारा रचित रिपोर्टाज है। इनकी कहानियों पर अब तक वापसी, सरजमीन और सालमली के नाम से 3 टीवी सीरियल और माँ, तप, आया, बसंती सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरख्त तथा बावली नामक दूरदर्शन के लिए 6 फिल्मों का निर्माण किया गया है। उनको मिले पुरस्कार में देखें तो नासिरा जी को 2008 में अपने उपन्यास कुइया जान के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया तथा पारिजात उपन्यास पर 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नासिरा शर्मा को साल 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। अब हम कहानी के तत्वों के आधार पर असली बात कहानी की समीक्षा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम बात करें कथावस्तु की। तो हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की चिंतन प्रधान कहानी असली बात को इंसानी नस्ल कहानी संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ शहर में हिंदू मुसलमान के बीच आपस में हुए दंगा फसाद से होता है। प्रशासन दंगा प्रसाद को रोकने में नाकामयाब होता है, अतः दंगे की आग पूरे शहर में फैल जाती है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। पुलिस के होते हुए भी लोग एक दूसरे के घरों के ऊपर कभी बोतलें तो कभी भारी वस्तु फेंकते रहते हैं। प्रवर्तित परिस्थिति को पार लगाना पुलिस अफसर तथा सहकर्मियों के लिए एक यक्ष प्रश्न बन जाता है। अंत में प्रशासन की गोली और हवाई फायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर दोनों मोहल्लों में शांति का वातावरण पनपता है। सिपाही रामदीन नामक युवक की ड्यूटी बतासे वाली गली में लगाई जाती है। यह शहर की तंग गली थी। दंगे का दूसरा दिन था। एसपी साहब ने कड़े आदेश दे दिए कि जहां कहीं भी परिस्थिति बेकाबू बने तथा परिस्थिति संदेहात्मक दिखे तो तुरंत गोली मार दो। इस आदेश का पालन करते हुए सिपाही रामदीन भी चौकन्ना हो जाता है। वह अपनी ड्यूटी पर चुस्त तैनात हो जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जब सिपाही रामदीन लेप पोस्ट के नजदीक खड़ा होकर बीड़ी के कस लगाता है तब अचानक एक औरत की आवाज सुनाई देती है, भैया जी, बच्चा गर्मी से हलकान हो रहा है, जरा खुली हवा में टहला देते। स्त्री की आवाज सुनकर सिपाही रामदीन चौंक पड़ता है। बीड़ी फेंककर उस नंगे काले बच्चे को चुटकी बजाकर बहलाने लगता है। तब वहीं पर अचानक दूसरी गली का कांस्टेबल आ पहुंचता है और रामदीन से कहने लगता है कि यह चक्कलस कब से लगाए हो। रामदीन कोई प्रत्युत्तर नहीं देता और सीटी बजाता हुआ तथा हाथ का डंडा जमीन पर फटकारता हुआ आगे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद बच्चा शांत हो जाता है और रामदीन के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। यह लड़का मामा की गोद समझकर सो गया है। रामदीन सोचता है कि वर्दी खराब करे इससे पहले बच्चे को उनकी माँ को सौंप देना चाहिए। रामदीन दरवाजे पर डंडा लगाता है। तुरंत दरवाजा खुलता है और आवाज आती है, कब तक कर्फ्यू खुलेगा भैया जी। औरत बच्चा अपने हाथ में ले लेती है और औरत के मुंह से यह सब सुनकर रामदीन का मत्था ठनका। उसने कहा कि लड़ते वक्त तो तुम लोग सोचते नहीं हो, अब हम क्या बताएं। औरत ने प्रत्युत्तर दिया, वहाँ टकराहट तो होनी न भैया जी, अब जहाँ 4 बर्तन साथ हो गए तो। इस प्रसंग में रामदीन का बच्चे को बहलाना, बच्चे का सर कंधे पर रखकर सुलाना मानवता का परिचायक है। एक पुलिसकर्मी में भी कोमल भावनाएं होती है, इसका भली भांति वर्णन यहाँ मिलता है। रामदीन सिपाही की ड्यूटी के तीसरे दिन परिस्थिति काबू में थी, फिर भी लोग इतने डरे सहमे थे कि कोई दरवाजा खोलने को राजी नहीं था। पुलिस का डर इतना घर कर गया था कि कोने वाले एक घर में कल शाम को एक दादी का निधन हो जाने के बावजूद भी
लोग घर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। सुखबीर और परशुराम हवालदार की सांत्वना के बावजूद भी दरवाजा नहीं खोला गया। कर्फ्यू हटने के बाद ही घंटे भर में सबका अंतिम संस्कार कर फिर से दरवाजा बंद कर लोग घर के अंदर चले गए। लोगों में दहशत फैली हुई थी। इन दिनों रामदीन का व्यवहार एकदम नरम रहता है, फिर भी लोग ड्यूटी के समय रामदीन को चाय पानी तक का नहीं पूछते। रामदीन मन ही मन सोचता है कि चलो, उनका तो कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना तथा समय समय पर आदमी के काम आना। अब यह विधवा तंबलोन को ही देखो ना, उसका पति ट्रक के नीचे दबकर मर चुका है। अब मदद मांगती है तो कभी कभार मदद कर देता हूँ। विधवा तंबोलोन के अलावा सब लोग पुलिस से डरते थे। अचानक रामदीन को 4 दिन पहले की घटना याद आती है। शांत मोहल्लों में अचानक भगदड़ मच गई। अक्सर छोटी मोटी वारदातें उसी दोराहे से उठकर आसपास तनाव पैदा करती हैं। उस दिन भी वही हुआ। गली में अंधेरा था क्योंकि लाइट 2-3 घंटों से गायब थी। एकाएक उस मोहल्ले में से रोते चिल्लाते लोगों की आवाजें आने लगी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी नहीं समझ पा रहे थे कि शांत मोहल्ले में ऐसा भी क्या हुआ जो लोग रोने लगे हैं। भीड़ अंधेरे में जमा हो गई। किसी को भी पूछने पर पता नहीं लग पाया कि आखिर यह किसकी चाल है। जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे उनसे पूछने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अंत में तंग आकर प्रभारी ने बतासे वाली गली और हनुमानगढ़ी नामक विस्तार में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया और कड़क शब्दों में सूचित किया गया कि शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में कड़क पहरा रहे ताकि ऐसे तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। शहर के सभी लोग नए अफसर के स्वभाव को भली भांति समझ चुके थे। यह नया अफसर सख्त है, किसी की सुनता नहीं है, जवान है और कानून का मतवाला है। शहर के कई बदमाशों को उन्हें चिढ़ाने और तपाने में एक प्रकार का मानो मजा आने लगा था। लेकिन वे लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि इस प्रकार की हरकतें कितनी महंगी पड़ सकती हैं, जिनका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। शहर में नवरात्र शुरू होने वाला था। नवरात्र का प्रारंभ होने से पूरे शहर में रौनक फैल गई थी। बतासे वाली गली के हलवाई माली उनसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले खुश थे, क्योंकि नवरात्र के दौरान भरपेट स्वादिष्ट तथा मुफ्त में भोजन मिलने वाला था। लेकिन सबकी चिंता का विषय था यह कर्फ्यू, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस वालों को अंदाज आ गया था कि तनाव अब शांत हो गया है, लेकिन साहब सभी को मजा चखाना चाहते थे। दोनों मोहल्लों के गरीब लोग तो अब पछतावा कर रहे थे। लोगों के चेहरे पर उदासी घर कर गई थी। लोग काम से बेकार हो गए थे। मजदूर ने मजदूरी से हाथ धोए तो दुकानदार ने ग्राहकों से गरीब लोगों के घरों में 2 दिन से चूल्हे नहीं जले थे। इतना ही नहीं, कर्फ्यू के कारण चींटियों की हालत भी कमजोर होने लगी थी। आखिरकार कुछ दुकानदारों ने मिलकर एसपी साहब को मनाने का निर्णय किया और कर्फ्यू हटते ही थाने पहुंच गए। घर घर फाका है, न काम है, न रोटी, न खरीदार, न मुनाफा। इसी स्थिति में अब हमारी गलती माफ करें, सजा बहुत हो गई महाराज, एक आदमी ने कहा। वह सब ठीक है, मगर इस बार कर्फ्यू तभी हटेगा जब आपस में लड़ना छोड़ेंगे, साहिब ने कहा। तभी बीच में ही छक्कू स्टोर वाला टपक पकड़ा और बोला कि यह तो बड़ी मुश्किल शर्त है। हम तो ठहरे अहिंसा के पुजारी, मगर उधर वालों से राम बचाए। जो लोग साहब को मनाने आए थे उनके बीच ही मामला बिगड़ गया। तो सब अफसर के सामने होते हुए देखकर साहब का मत्था ठनका। देखे बिना किसी कारण मेरे सामने भी शुरू हो गए, भागो यहाँ से, वरना सबको दंगे के जुर्म में लोकर में बंद कर दूंगा। सिपाही रामदीन को कहा गया कि आज से कर्फ्यू 1 घंटे की जगह आधे घंटे ही खुलेगा। यह खबर पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई। लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। शहर के लोग समूह में सिर फिरे प्रभारी पांडे के पास पहुंचे और
मिन्नतें करने लगे, लेकिन प्रभारी पांडे ने मिलने से इनकार कर दिया। अब तो प्रभारी पांडे ने ऐलान कर दिया कि आप लोग जो भी करें, लेकिन प्रभारी आपकी बात सुनने वाले नहीं है। अब लोगों के मन में पछतावा हो रहा है, आखिर किस लिए उन्हें ये दिन दिखने पड़ रहे हैं। शहर के सुलेमान भाई और राजू भैया एक दूसरे को सफाई देने लगे कि भला हमने कभी दुश्मनी निभाई आपस में? पता नहीं कौन है जो यह सब करता है और गेहूं के साथ गुन भी पीसता है। इस प्रकार की बातों को सुनकर अब एसपी साहब को यकीन हो गया कि अब लोहा लोहा गर्म है और थोड़ा मार देना चाहिए। तब प्रभारी पांडे द्वारा ऐलान करवाया गया कि इस शर्त पर कर्फ्यू हटाया जा रहा है कि अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ऐलान के बीच ही लोगों में से आवाजें आने लगी, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रस्तुत प्रसंग में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। कोई नहीं चाहता कि दंगे हो, सभी धर्म के लोग शांति का आह्वान करते हैं। विधवा तंबोलन के लड़के को बुखार हो गया था, कर्फ्यू हट चुका था, लेकिन अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। अब अतः वह विधवा तंबोलन अपने बीमार लड़के को मजार पर सूफी बाबा की दरगाह पर ले जाती है। वह सोचती है कि दवा न सही दुआ से ठीक हो जाए। अब वह बच्चे को लेकर दरगाह पहुंचती तब शाम हो चुकी थी, भीड़ भी बहुत थी, नमाज खत्म हो गई थी। उनकी आंखें दरगाह के मुजाविर साहब को ढूंढ रही थी। वातावरण में शांति की छटा फैली हुई थी। तब अचानक उसकी नजर मुजाविर साहब तथा उनके साथ एक गेरुए कपड़े पहने सन्यासी पर भी पड़ी। लो संभालो, मुजाविर ने 8-10 बंडल अगरबत्ती के उस आदमी को थमाए। मुजाविर साहब को देखकर तंबोलन ने कहा, भूख से अधमरा मेरा बेटा कल से बीमार है, घबराने की बात नहीं। मुजाविर साहब ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और सीने पर कुछ पढ़कर फूका। फिर पास पड़े इलायची दानों के पैकेटों के ढेर से एक उठाकर तंबोलन को दे दिया। तभी विधवा तंबोलन बच्चे को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है और इलायची के दाने बच्चे के मुंह में दिए। बच्चा फौरन उसे चूसने लगा। अपने मुंह में भी 5-6 दाने डाले। कई दिनों के बाद विधवा तंबोलन और उसके बच्चे ने मुंह में कुछ डाला था। तंबोलन का भूख के मारे हाल बेहाल हो गया था। उसने आभार प्रकट करते हुए मुजाविर साहब के सामने देखा और जब वह इलायची की फांकी मुंह में डालने वाली ही थी कि अचानक मुजाविर के गुस्से से तिलमिला चेहरे को देखकर रुक गई। मुजाविर उनके सामने बैठे 2-3 लोगों को जबान से फटकार रहे थे। बाद में पता चलता है कि टीले वाले मंदिर के महंत को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। मंदिर के महंत बचपन से ही दरगाह पर आते थे, अतः उनका विरोध करने वालों को फटकारते हुए मुजाविर कहते हैं कि पीर ओलिया इंसानों में फर्क नहीं करते, यह दर सबके लिए खुला है और अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, खबरदार जो कभी अपनी जाहिलाना राय मुझे देने यहाँ आए। मुजाविर की इस बात से कहानी में 4 चांद लग जाते हैं। कुछ देर बाद मर्द औरत अपना कटोरा लेकर आगे बढ़ने लगे। उनकी मुराद पूरी हुई थी। तंबोलन भी प्रसाद के इंतजार में आगे बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बारी आने तक प्रसाद खत्म हो जाता है, अतः उसे वहां से निराश होकर वापस सड़क पर लौटना पड़ता है। अंत में तंबोलन ने मन बना लिया था कि वह तंबोलन है, फकीरन नहीं है, कल तक भूखी रह सकती है। यहाँ पर लेखिका ने तंबोलन की इस उक्ति के माध्यम से स्वाभिमान भाव के दर्शन कराए हैं। दूसरे दिन बेटे का बुखार तो उतर गया था, मगर होठों पर पपड़ी जम गई थी। शाम ढल चुकी थी। लोगों की भीड़ टीले की तरफ जा रही थी। तंबोलन भी उस टीले की तरफ जाने लगी। ऊपर पहुंचकर देखा कि वही सन्यासी सबके पतलों में खाना परोस रहे थे। सभी गरीब लोग खाना खा रहे थे। तभी उसकी आंखें भीगने लगी। वह टीले से उतर ही रही थी कि आवाज आई, माँ, भंडारे की रोटी तो चखती जाओ, आओ, इधर आओ, यह तो तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पर चित्रात्मक ढंग से भूख से व्याकुल माँ का वर्णन किया गया है। विधवा तंबोलन ने घबराकर पीछे देखा और आग्रहपूर्ण वाक्य सुनकर
वह उस तरफ बढ़ गई। तंबोलन ने अलग अलग व्यंजनों को भरपेट खाना खाया। खाने के बाद उठी तो उसे अपने स्तन भारी लगे। तत्पश्चात हाथ धोकर वह कुछ देर पेड़ के नीचे अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। आज मानो पहली बार उसे तृप्ति का अनुभव हुआ था। एक असीम सुख में डूबते हुए उसने सोचा, रोटी में कितनी ताकत है। जब चाहती है बांट देती है और जब चाहती है एक कर देती है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहती है कि दंगे फसाद से किसी का भला नहीं होता। इन विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को बेबसी से झूलते हुए देखकर उसका सामना करना पड़ता है। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें मानवता का धर्म निभाना चाहिए। मानव सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा और भक्ति है। अब बात करें चरित्र चित्रण यानी कि पात्र या चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो यह कहानी सफल रही है। कहानी का पूरा आधार पात्र सृष्टि पर ही टिका होता है। पात्र जितने जीवंत और सजीव होंगे कहानी उतनी ही सफल होगी। कहानी का स्वरूप छोटा होता है, इस कारण इससे पात्रों की संख्या सीमित रहती है। असली बात कहानी में विधवा तंबोलन, सिपाही रामदीन, मुजाविर साहब प्रमुख पात्र है। गौण पात्र में सुखबीर, परशुराम, हवालदार, प्रभारी पांडे आदि है। लेखिका ने सभी पात्रों का स्वाभाविक एवं सुंदर चित्रण किया है। सिपाही रामदीन के पात्र की विशेषता उनके संवाद पर से देखी जाती है। जैसे आखिर आदमी ही तो समय पर पड़ने पर आदमी के काम आता है। हर एक पात्र हमें एक नया संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। रामदीन का पात्र हमें मानव सेवा का संदेश देता है। तंबोलन ने रोटी संबंधित इस सत्य को उजागर किया है कि रोटी कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती, सभी की भूख मिटाती है। मंदिर के महंत दरगाह पर जाते हैं। परोपकारी सन्यासी तथा मुजाविर साहेब तो अपने आप में सांप्रदायिक एकता की छवि है। वे अनेकता में एकता का संदेश देते दिखाई देते हैं। कहानी के संवाद शैली की बात करें तो असली बात कहानी की संवाद योजना नाट्यात्मक और रोचक है। संवाद योजना की यह विशेषता रहती है कि संवाद जितने छोटे, सरल, सहज होंगे, कहानी उतनी ही सफल होगी। आलोच्य कहानी के संवाद छोटे, सरल एवं रोचक है। जैसे, कब तक कर्फ्यू खुलेगा भैया जी? औरत ने कहा, लड़ते वक्त तो तुम लोग सोचते नहीं हो, अब तक क्या बताए, अब हम क्या बताए? रामदीन ने कहा, अब जहाँ 4 बर्तन साथ होंगे तो वहाँ टकराहट तो होगी ना भैया। औरत का मदधीन स्वर गूंजा। इस तरह कहानी के संवाद रोचक, सरल और सहज बन पड़े। अब बात करें देशकाल और वातावरण की तो समीक्ष्य कहानी में लेखिका ने स्थान और वातावरण का प्रसंगानुकूल वर्णन किया है। जैसे कि शहर में फसाद हुए आज पहला ही दिन था। हिंदू मुसलमान मोहल्लों के बीच तमतमाती हवा बह रही थी। प्रशासन ने मौके की नजाकत देख कड़े पहरे और बंदूक के जोर पर उनके जोश पर रोक जरूर लगा दी थी, मगर अंदर खदबदाते लावे को शांत नहीं कर पाई थी। दोनों मोहल्लों में रात के आखिरी प्रहर के लगभग खामोशी छा गई। इस पर से हम कह सकते हैं कि यह समकालीन कहानी सभी युगों में प्रासंगिक है। बात करें भाषा शैली की तो प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली वैविध्यपूर्ण है। प्रभारी पांडे की तथा मुजाविर साहेब की भाषा में कठोरता के दर्शन होते हैं, जबकि सिपाही रामदीन की भाषा में कोमलता के दर्शन होते हैं। रामदीन की भाषा में व्यवहार कुशलता तथा वैचारिकता का पुट भी मिल जाता है। जैसे, यह साला भी मामा की गोद समझकर ठाठ से सो रहा है। इससे पहले कि वर्दी खराब करे, इसको इसकी माँ को सौंप वापस कर देना चाहिए। रामदीन ने प्यार से काले कलूटे लड़के का मुंह ताका और दरवाजे पर पहुंच डंडा बजाया। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रस्तुत तथा बोधगम्य होनी चाहिए ताकि सभी वर्ग के पाठक पढ़ सके और समझ सके। प्रस्तुत कहानी में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। जैसे अंग्रेजी शब्द लाउड स्पीकर, स्टोर, लोकर, कर्फ्यू, डॉक्टर, पैकेट, हारमोनियम। उर्दू शब्द, मुहावरे, कहावत,
माजमा, दरगाह, नज़ाकत, मुहावरेदार भाषा का प्रत्यय भी किया गया है। कई मुहावरे दृष्टिगत होते हैं, जैसे जितने मुंह उतनी कहानियाँ, घर घर फाका होना, नाक रगड़ना आदि, गेहूं के साथ गुनका पीसना वगैरह। लेखिका ने आलोच्य कहानी में संबोधन शैली, वर्णनात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का उदाहरण हम देखें तो दूसरे दिन बेटे का बुखार तो उतर गया था, मगर होठों पर पपड़ी जम गई थी। पानी पिला पिला कर वह कब तक उसे जिंदा रह सकती थी। शाम ढले जब भीड़ को टोले की तरफ आते देखा तो वह चल पड़ी। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली सजीव, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और आकर्षक है। कहानी की भाषा शैली पात्रों एवं प्रसंगों के अनुरूप है। कहानी का उद्देश्य देखें तो असली बात कहानी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की एक चिंतन प्रधान कहानी है। उनकी लेखनी का प्रमुख उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव को कम करना है। प्रस्तुत कहानी में सांप्रदायिक तनाव एवं लोग वैमनस्य का बड़ा ही सटीक एवं रोचक ढंग से चित्रण किया गया है। रचना के पीछे कर्ता का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही रहता है। तभी तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि न मनोरंजन केवल कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उनमें उचित उद्देश्य का मर्म भी होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को छोड़कर बंधुत्व की भावना को स्थापित करना, अन्नदान की शक्ति की वास्तविक परिस्थिति का स्वीकार कर आगे बढ़ना तथा लोगों में एकता स्थापित करना रहा है। विकट परिस्थिति में भी हमें अपने धैर्य एवं साहस सहनशीलता का परिचय देना चाहिए, तभी हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे। समाज में सभी वर्गों से मिलजुल कर रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। यही असली बात कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी के सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि असली बात नासिरा शर्मा जी की एक विचार प्रधान कहानी है। आलोच्य कहानी में लेखिका ने कई चिंतन प्रधान एवं हृदय स्पर्शी प्रसंगों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भूख मनुष्य को विवश कर देती है। भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति यानी कि मनुष्य खुद अपने अस्तित्व को ही खो देता है। प्रस्तुत कहानी का कथ्य सरल, संक्षिप्त एवं रोचक है। कहानी का प्रारंभ सांप्रदायिक तनावग्रस्त वातावरण से होता है। परोपकार जैसे मानवीय गुण लुप्त होते जा रहे। सिपाही रामदीन कर्फ्यू समय जब ड्यूटी कर रहा है तब किसी ने दोस्ती तो क्या पानी तक को नहीं पूछा। इससे हमें ज्ञात होता है कि आज मनुष्य कितना निष्ठुर हो गया है। कहानी के मध्य तथा अंत भाग में विधवा तंबोलन का प्रसंग भी हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। अपने बीमार बच्चे की दवाई के लिए वह दर दर भटकती रहती है और अंत में असली बात तब बनती है जब तंबोलन को खाने के लिए रोटी मिलती है। रोटी के कारण ही उसके शरीर में जान आती है। वह अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और बच्चा भी ठीक हो जाता है। अन्न या रोटी में वह ताकत है जो बेरी दुश्मन को भी मित्र बना देती है। कहानी के सभी प्रसंग रोचक एवं गतिशील है। लेखिका ने क्रमानुसार कथा को आगे बढ़ाया है। कहीं पर भी शिथिलता नहीं आने पाई है। कहानी का विकास सहज और स्वाभाविक रूप से हुआ है। कहानी का अंत सुखद और नाट्यात्मक है। तो आज हमने नासिरा शर्मा की कहानी असली बात के बारे में बात की। तो फिर मिलेंगे नई कहानी और नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः